अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह, एक नई सोच और कुछ नया इस सुबह को हो रहा है। जिस तरह कल बारिश हो रही थी, आज भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, रिमझिम है और वेदर बहुत ही क्लासिक हो चुका है। सुबह की सोच के साथ मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद सुबह की सोच में। और आपके इरादे, नियत, सब कुछ ठीक है? तबीयत ठीक है? इरादे भी ठीक है, नियत भी ठीक है, तबीयत भी ठीक है, लेकिन नीयत खराब हो जाती है जब बारिश का जिक्र होता है। अच्छे मौसम तो नीयत खराब हो जाती है। इंसान कहता है कि मॉर्निंग शो हो, लेकिन वैसे आप तो अभी एक बहुत लंबी ड्राइव करके आए हैं, तो शायद मैं इसलिए पूछ रही थी। आई एम कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट स्ट्रेट अवे, सो वहाँ पे ज्यादा बारिश है, यहाँ पे कम बारिश है। नहीं, वो कोई और बाहर जा रहा था। लेकिन इसमें आपने कहा ना मूड खराब होता है। मूड अच्छा ही होता है, लेकिन साथ में हमारे साहब को यहाँ पे पकोड़े रखने चाहिए थे, समोसे रखने चाहिए थे, बस एक चाय लेते, चाय का पकोड़े खाते, ताकि सबको पता चलता कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज बारिश। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ आप चाय के साथ ही अपना लुत्फ बढ़ा लें और रवायत बरकरार रखी है हमारे साथ। बिल्कुल, एग्जैक्टली, रिवायत नहीं भूली अपनी। अच्छा जी, आज हम आगाज करते हैं जिससे आपको पता है कि सोशल स्टोरीज से, और सोशल स्टोरीज भी हमारी कुछ बारिश से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि खबरें कुछ यूं आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का आगाज हो चुका है बाकायदा तौर पर। और महकमा मौसमियात ने 25 जून यानी कि कल से शदीद बारिशों के हवाले से इत्तला दे दी थी और मुमकिन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मानसून का मौसम पाकिस्तान में मामूल से 1 घंटा पहले यानी एक हफ्ता पहले मतलब यानी कि कल से शुरू हो चुका था। और आमतौर पर मानसून की बारिशें जुलाई में शुरू होकर सितंबर के वस्त तक जाती हैं, लेकिन चीफ मेट ने ज़हीद बाबर ने यह भी बताया कि गुज़श्ता चंद बरसों में मानसून के निज़ाम में कुछ तब्दीलियां भी देखी गई हैं। और पाकिस्तान के जो महकमा मौसमियात PMD ने यह भी खबरदार किया है कि मौसमी निज़ाम के नतीजे में सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और बारिश से जुड़ी दीगर आफात का भी खतरा है, क्योंकि PMD के मुताबिक बहीरा अरब और खलीज बंगाल में मरतूब हवाएं पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं और आइंदा 2 रोज में इनमें मजीद शिद्दत भी आने का इम्कान है, यानी कि ये सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह DG मैट ने आपको बताया या पूरे पाकिस्तान को बताया कि मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, मानसून की बारिशों में तब्दीली आ रही है, ये 1 हफ्ता पहले आ रही है, तो हमने देखा है कि हर चीज़ में तब्दीली आ रही है। सर्दियों में जहाँ पे बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए, वहाँ पे बारिश बर्फबारी नहीं होती। फिर हमें ऑड डेज में आके मई तक बारिश का सामना करना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक शदीद खुश्क साली आती है। और अब देख लीजिए कि मानसून भी आई थिंक 1 हफ्ता पहले आ चुका है ऑलरेडी। मानसून का जो स्पेल है वो 2 महीने का होता है। इसको अगर आम फेम जुबान में आप कहेंगे तो उसको सावन का महीना कहते हैं, क्योंकि बड़ा चिपचिप वाला महीना होता है, इसमें बड़ा आपको पसीना आता है। सो ये महीना भी उसका आगाज हो चुका है। और हफ्स बिल्कुल ठीक कह रही है गजल के, हफ्स भी हो जाती है ख़वातीन ज़ात, क्योंकि बारिश हो रही है तो फिर जोड़वा शरू की भी बात होनी चाहिए। जोड़वा शरू में रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तर्जुमान वासा के मुताबिक शहर में अब तक तकरीबन 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद वासा रावलपिंडी को हाई अलर्ट कर दिया गया और शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक तमाम अमला हैवी मशीनरी के साथ नशेबी इलाकों में मौजूद है और निकासी आपके लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे शुरू हुआ जो वक्फे से जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके बोकरा में 64 मिलीमीटर, पीरवदाई में 50 मिलीमीटर, शमसाबाद में 54 मिलीमीटर, जबकि इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मतलब ये मामूल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। और वासा ने भी इमरजेंसी नाफिज कर दी और तैनात कर दिया अमला। इसके साथ साथ नाला लई की जो सूरत हाल है, वहाँ भी पानी का बहाव तेज हो चुका है और सूरत हाल कशीदा भी है। ज़ाहिर है, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि मौसम खुशगवार है, शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठते हैं, हमारी तरह लोग इंजॉय भी करते हैं, लेकिन एक साइड उसकी दूसरी भी है जिसमें बहुत नुकसान भी हो रहा है। लोगों के घरों में भी पानी जा रहा है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन हिफाजती इकदाम और अलर्ट भी पहले से आपको बता दिया है कि अब 1 जून तक सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आगे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची की। और कराची में मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम मुतल्लिका इदारों को चौकस रहने की हिदायत कर दी है। अल्लाह करे ये चौकस रहें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और तर्जमान के मुताबिक मानसून के दौरान एयरपोर्ट पर आपको पता है कि कीड़ों की अफजाइश की वजह से परिंदों की सरगर्मी बढ़ने का खदशा है, क्योंकि पहले जिस तरह हसनैन ने कहा कि मौसम अब सावन का है और इसमें चिप ज्यादा हो जाती है, कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं और इस सूरत
صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایئر سائٹ پر انسپیکٹرز اور برڈ کنٹرول اہلکاروں کی تعیناتی بھی یقینی بنا دی گئی ہے۔ ایئرپورٹس اتھارٹی نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ کھلی اشیاء اور ساز و سامان کو محفوظ انداز میں آپ بند کر کے رکھیں یا ان کو ذخیرہ کر لیں تاکہ شدید موسم میں آپ کا نقصان نہ ہو سکے سامان کا، اور اس کے علاوہ جو ہلکے طیارے ہیں ان کو بھی محفوظ جگہ پر منتقل کرنے یا پھر باندھنے کے انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے، اور تمام بیکن لائٹس اور پولز کو محفوظ اور مکمل طور پر فعال رکھنے کی بھی ہدایت ہے، اور بارش کے پانی کی نکاسی میں رکاوٹ بننے والے عوامل کو ختم کرنے اور ایئر فیلڈ لائننگ ٹیم کو روشنیوں کی درستگی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ بارش میں آپ کو پتہ ہے کہ لائٹنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارشوں کے دوران ایئرپورٹ آپریشنز کو محفوظ اور بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اللہ کرے یہ کراچی نے اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کی بات کی جائے، کراچی میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن کراچی ایئرپورٹ میں ہمیں اکثر پرندوں کا ایک جرمٹ نظر آتا ہے ان مہینوں میں، سو اس کو ایڈوانس میں پریکاشنری میجرز لیے گئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح غزل سٹوری بتا رہی تو تم نے کہا کہ اللہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو اور اقدامات بھی ہوں اور اس طرح کی چیزیں آپ کو نہ ملے، کیونکہ یہ جو پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ جہازوں کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر بارش کے موسم میں تو پتہ بھی نہیں چلتا نا پرندوں کا۔ بالکل ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب کم بارش ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے، لیکن جب ہوائیں چلتی ہیں تو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ بالکل تھوڑی سی ہوائیں چلتی ہیں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کوئی نئی بات نہیں ہے خواتین و حضرات، جس طرح غزل کو بھی پتہ ہے کہ ہوا آتی ہے، ہلکی سی ہوا آتی ہے تو اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی جیسے جیسے سورج کی تپش بڑھتی ہے، جیسے سورج بھی ایک طرف سے نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے، ویسے ویسے عوام کا صبر بھی پگھلنے لگتا ہے۔ مگر کچھ دن پہلے سندھ کے شہر مہراب پور میں ایک ایسا منظر سامنے آیا جو ایک طرف طنز تھا اور دوسری طرف احتجاج کی ایک پرامن تخلیقی اور مؤثر مثال تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مہراب پور کے ایک مقامی مدرسے کا ٹرانسفارمر کئی دنوں سے خراب تھا، بچوں کی تعلیم رک چکی تھی، گرمی میں پستے اور شرابور طلباء بجلی کے انتظار میں دن کاٹ رہے تھے، اور وابٹا آفس والوں کے صرف وعدے سننے کو مل رہے تھے کہ ایک دن انہوں نے وہ وابٹا والے کہتے تھے کہ آج لگ جائے گا ٹرانسفارمر، 2 دن میں لگ جائے گا، لیکن یہ نہیں لگا۔ سو ایک دن انہوں نے قالین، مسلح اور قرآن پاک اٹھایا اور سیدھا وابڈا آفس جا پہنچے، دفتر کے اندر ہی درس قرآن کی کلاسیں لگائیں، اور نہ گالی نہ پتھر نہ توڑ پھوڑ، صرف قرآن کی تلاوت، ہدایت کی دعا اور ایک خاموش مگر گہرا پیغام۔ اور مہراب پور کی یہ کہانی پورے پاکستان کے دل کی آواز ہے۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو اس طرح کا کریے کہ اس کے بعد پھر وابڈا کہے نہیں ان کا جو ٹرانسفارمر ہے نا اس کو تم ذرا خیال سے رکھو، یہ سارے اٹھ کے ادھر آ جائیں گے۔ ایسے ہی ایگزیکٹلی، اور ایک دیکھیں نا خاموشی سے انہوں نے ایک پیغام بھی اپنا پہنچا دیا، یہ طریقہ ہوتا ہے احتجاج کا۔ آگے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی گلگت بلتستان کی بھی، کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں پر وادی ہنزا میں عطا آباد جھیل میں پانی کا بڑا ریلا آ چکا ہے، اور ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ عطا آباد جھیل کے ساتھ قائم ہوٹل سیلاب کی زد میں آ گیا ہے، جس کے بعد ہوٹل سے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور ضلع انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سیلاب سے ہوٹل کی بیرونی جو دیواریں ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی موجود عینی شاہدین تھے ان کے مطابق سیاحوں نے اپنی جانیں بھاگ کر بچائی اور اپنی مدد آپ کی ہے، اور سیلابی صورتحال نے علاقے میں خوف و خراس کا منظر آپ یہ کہیں کہ پھیلا دیا۔ اور قابل ذکر بات اس میں یہ ہے کہ ہوٹل کا ایک حصہ گزشتہ ہفتے احتیاطی تدابیر کے تحت سیل کیا گیا تھا، جو ممکنہ طور پر مزید بڑے نقصان سے بچاؤ کا سبب بھی بنا ہے، اور مقامی انتظامیہ اور جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ موقع پر موجود ہیں، اور صورتحال پر قابو پانے کی مزید کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ جو ہلی ایریاز ہوتے ہیں نا وہاں پر مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب بارشوں کا ایک سپیل آتا ہے، اور اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سٹوری کی تھی غزل، جس میں ایک ویلاگر تھے جنہوں نے سیوریج کے پانی کے حوالے سے شکایت کی تھی، اس وجہ سے اس ہوٹل کو سیل کیا گیا تھا، اور اب یہیں پہ اس طرح کا واقعہ سامنے آیا۔ خواتین و حضرات وقت ہمارے پاس کم ہے، اس کے بعد ہم نے موسم کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن آخری سٹوری آپ کو بتاتے چلیں۔ وادی کاغان میں گزشتہ رات جاگ کے مقام پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا نیا نصب کیا گیا ٹول پلازا نامعلوم افراد نے اکھاڑ کر دریائے کوہار میں پھینک دیا۔ یہ ٹول پلازا صرف ایک دن قبل لگایا گیا، جسے مقامی عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی افراد کی شکایت ہے کہ ناران سے جھیل سیف الملوک جانے والے راستے پر پہلے ہی وائلڈ لائف کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور زمین مالکان 3 مختلف مقامات پر سیاحوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، جس نے عوام میں شدید غصہ پیدا کیا۔ جگہ جگہ جو ٹیکسز ہیں اس کا یہ نظام سیاحت کے فروغ کی راہ میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے۔ ایس پی بالاکوٹ جازیب خان کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور ملزمان کے
जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। ताहम अवामी पैगाम वाज़ेह है कि अगर हुकूमत ने टैक्सों का ये बोझ खत्म ना किया तो ऐसा रद्दअमल दोबारा भी सामने आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह से हम कुछ साथ बारिशों की बात कर रहे थे, कुछ दीगर स्टोरीज भी थी, वो भी आपको बताई हैं, लेकिन अब हम स्टेट अवे चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चीफ मेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शहर इक़्तिदार में जल्दबाजी और नाकिस मनसूबाबंदी का एक, ये मेरा ख्याल बाद में करेंगे, पहले हम वेदर की बात, ठीक है, पहले हम वेदर की बात कर लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद है जवाद मेमन साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जवाद साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमने एक तमहीद बांधी है और तमाम सूरत हाल भी बताई है बारिशों के हवाले से, आप बताइएगा कब तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गजल, ये मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो कल से जो है वो काफी सारे इलाकों में शुरू हुआ है, दूसरी तौर पर पंजाब के और नॉर्दर्न एरियाज में। और ये सिलसिला तकरीबन 25 तारीख से लेके पहली से 2 जुलाई तक जो है वो वक्त से कंटिन्यू करेगा, जिसमें आज जो है वो इसकी शिद्दत में जो है वो इजाफा भी होगा और ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आज अर्ली मॉर्निंग से या शायद फजर के आसपास से जो है वो पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो बारिशों की अपडेट्स आ रही हैं। इस्लामाबाद है, पिंडी है, लाहौर के इलाके हैं, सरगोदा और गुजरांवाला के इलाके हैं, फैसलाबाद के इलाके हैं, साथ ही साथ फिर नॉर्दर्न एरिया के काफ़ी सारे इलाके हैं। यहाँ पर अच्छी बारिशें हो रही हैं। और एक और जो है वो सर्कुलेशन इस वक्त एक सिंध और इंडियन गुजरात रीजन के आसपास मौजूद है। इसके जेर असर जो है वो आज जुनूब मशरकी सिंध में, या कह सकते हैं कि सिंध में भी जो है वो इंशाल्लाह मानसून का ये जो पहले बारिश का जो स्पेल है वो आज शुरू होता हुआ नजर आएगा। इब्तदाई तौर पर ये थर पारकर, नगर पारकर के इलाकों में जो है वो आज उम्मीद है कि गरज चमक के बादल बनेंगे और फिर कल से जो है ये सिंध के काफी सारे दीगर इलाकों में भी फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी, डीजी मेट की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि मानसून की बारिशों का सिलसिला है ये, और ये कुछ अर्ली स्टार्ट हुआ, एक हफ्ता पहले स्टार्ट हो चुका। सो हम जिस क्लाइमेट चेंज की अक्सर आपसे बातें कर रहे थे वो अब हमें मानसून में, या फिर प्रिसाइसली अगर अपनी जुबान में हम कहें तो सावन के महीने में भी हमें नजर आ रहा है। जवाद साहब, आपको आवाज आ रही है? जवाद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, हेलो हेलो। जी जी जवाद साहब, जी बताइएगा। जी देखिए, बेसिकली ये अर्ली जो है वो स्टार्ट हुआ है और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था तो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है वो मानसून बारिशें स्टार्ट होने थी। तो ऐसा जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस नहीं है, अमूमन इस तरीके से पास्ट में भी देखा गया है कि कुछ जो है वो हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो सीजन शुरू हो जाता है, और इस दफा भी देखा जा रहा है कि तकरीबन एक हफ्ता पहले, 7-8 दिन पहले जो है वो शुरू हुआ है। और ये क्योंकि इस साल ग्लोबल पैटर्न्स ही कुछ इस तरीके से थे तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस थी कि थोड़ा सा वक्त से पहले जो है ये बारिशों का सीजन शुरू होगा। अच्छा जवाद साहब, ये बताइएगा, थोड़ी सी कराची की सूरत हाल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वहां पर मौसम इस वक्त कैसा है, क्योंकि कल ही हम देख रहे थे कि वहां पर टेम्परेचर कुछ ज्यादा बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखें कराची में पिछले कई दिनों से तो मौसम काफी हद तक बेहतर था, लेकिन जिस तरह ये मानसून बारिशों का जो स्पेल है, और बारिशों से पहले यही होता है कि समुद्री हवाएं जो है वो पिछले 1 से 2 दिन से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो इस वक्त जो है वो काफी बिल्कुल ही हवा नहीं है और बहुत ज्यादा हब्स है शहर में। और आज दर्जे हरारत भी जो है वो कुछ हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, तकरीबन 36-37 डिग्री के आसपास जा सकता है। लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी खबर यही है कि जिस तरह सिंध के दीगर इलाकों में आज से जो है वो बारिशें शुरू हो रही हैं, तो उम्मीद है कि शहर कराची में भी जो है वो जुम्मे से लेके आने वाले इतवार तक, यानी कि वीकेंड पे जो है वो मानसून की बारिशें शहर में भी 1 से 2 अच्छे स्पेल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो सकते हैं। थैंक यू सो मच जवाद फॉर ज्वाइनिंग अस। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि वेदर के हवाले से हमें थे, और यकीनी तौर पे काफी इंटेंसिव है सूरत हाल वेदर की। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन लेट्स सी कि अब एक हफ्ते तक ये इसी तरह से रहेगा, 1 जुलाई तक की बात की जा रही है। एहतियाती तदाबीर हम यही कह सकते हैं कि आप अपनाएं जिस तरह से जो हिदायत हैं। और अब बात कर लेते हैं उस सूरत हाल की जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि शहर इक़्तिदार में जल्दबाजी और जो नाकिस मनसूबाबंदी होती है ना, उसका एक मनसूबा हमारे सामने आ गया। पारा की तरफ मुड़ने वाली जो सड़क है पहली ही बारिश में बैठ गई, जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे आपके साथ। जो सरीना चौक के करीब एक सड़क है वो बिल्कुल अब वाज़ेह तौर पर धंसाऊ उसमें देखने में आ रहा है, जिसने मंसूबे की क्वालिटी पर बहुत से सवालात उठा दिए। और गजल, ये मंसूबे के हवाले से अगर डिटेल में हमने कल भी शेयर किया था कि ये 4 महीने
पहले बना और 4 महीने नहीं चल सका और इस पे 4 अरब रुपया लगा। तकरीबन 84 दिन का ये मंसूबा था, बाकी मंसूबे तो हमने 35 दिन 42 दिन पे बनाए। और सिर्फ ये लूप नहीं है, एक तो अपारे वाला लूप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, उसके अलावा जो पुल के नीचे वाला मंजर था वो हमें इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई सैलाबी सूरत हाल है। वो कोई रोड नहीं है बल्कि नदी है, क्योंकि उसके अंदर सीवरेज का निज़ाम भी नहीं था, सीवरेज का पानी वहाँ पे रुका और इसी वजह से लूप भी खराब हुआ। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ाहिदा राव। जी बिल्कुल, गज़ल हसनैन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरीना अंडरपास, जिसको नाम दिया गया है जिन्ना स्क्वायर का, और इसकी कहानी क्या है सुनाते हैं कि कब बना और कब इसका इफ्तिताह हुआ, कितनी लागत आई। सबसे पहले बताते हैं कि 4 फरवरी 2025 को जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। इसका बनाने का दौरानिया जो है 60 दिन रखा गया था, लेकिन 60 दिन की कलील मुद्दत में ये मुकम्मल नहीं हो सका, बल्कि 82 दिन के दौरानिए में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। और इसको बनाने का मकसद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर जो होती थी उसको जो है एक अच्छे तरीके से गुजारना था, माहौल दोस्त माहौल बनाना था यहाँ पर, ताकि लंबी लाइनें ना हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं मुलाजमत पेशा सेक्रेटेरिएट से इलाका मुंसलिक होता है, तो ये अंडरपास जो है जल्दी में बनाया गया। उसके बाद अगर इसकी लागत की बात की तो लागत जो है 4.2 अरब की लागत से अंडरपास बना, लेकिन 4.2 अरब की लागत भी लगी, आवामी ख़जाने पर बोझ भी पड़ा और 82 दिन के कलील अरसे में कहने को ये अंडरपास तामीर भी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश जिसका कहते हैं खुलकर बरसना, जमकर बरसना, वो मुसलसल मौसलाधार बारिश थी भी नहीं। 2-3 घंटे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस अंडरपास पर जो है वो बारिश जो है शायद ज़्यादा ही भारी गुजरी, वो बारिश बर्दाश्त नहीं कर सका। सिर्फ ये सड़क बैठी नहीं है, बल्कि सड़क जो है अपनी जगह से रोड जो है उखड़ चुका है, और यहाँ पर जो है सीढ़ी की जो आलात है, मशीनरी है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और कुछ टाइम के बाद ये इलाका क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी जो है यहाँ से जो गुजर रही है वो यहाँ पर वो गुजरने नहीं दी जाएगी, और अभी भी गुजर नहीं पा रही, लेकिन अभी ये बंद नहीं किया रोड। और 4.2 अरब की लागत से ये कलील अरसे में ये ख़जाने पर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बोझ बना और आवाम की आसानी के लिए बनाया गया है। लेकिन आवाम की आसानी के लिए तब होता अगर ये काम भी इतना पायदार होता, दोबारा इस पर लागत ना थी। यकीनन दोबारा लागत आएगी, दोबारा मेहनत होगी, दोबारा से मटीरियल आएगा, दोबारा से हम मजदूर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, और मुश्किलात कौन फेस करेगा? आवाम फेस करेगी। तो मेरा ख्याल है इससे पहले भी हमने देखा है फेट अंडरपास तैयब उर्दगान वाला जो पुल बनाया गया था, उसमें भी पहली बारिश ने ऐसी ही कारकर्दगी इदारों की दिखा दी थी, सीढ़ी की कारकर्दगी दिखा दी कि जैसे ही पहली बारिश आती है वहाँ पर जो है वो पुल बैठ जाता है। यहाँ पर तो पुल बैठा ही नहीं है, बल्कि सड़क जो है जड़ से उखड़ गई है। यहाँ पर गैस की पाइपलाइन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो यहाँ पर जो है उन्होंने निकाली है उसको, यानी कि वो तमाम निज़ाम जो है दरहम बरहम हो चुका है। तो अब देखते हैं कब ये दोबारा काम शुरू होता है, अब कितनी कलील अरसे की मुद्दत में ये रोड मुकम्मल होता है और दोबारा बारिश बर्दाश्त कर पाता है या नहीं कर पाता। सीढ़ी के लिए इस्लामाबाद में एक बड़ा सवालिया निशान है कि जब भी बारिश आती है तो रोड अपनी जगह पर नहीं रहती, रोड वहाँ से बैठ जाती है, लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनती है। जी बिल्कुल ऐसी है। ज़ाहिदा राव हमारे साथ मौजूद थी जो कि इस अंडरपास के हवाले से हमें बता रही थी। वही बात ज़ाहिदा वाली कि दोबारा से मटेरियल, दोबारा से पैसे, अच्छा, अब हमें मुश्किलात शायद ये एहसास होना स्टार्ट हो चुका है जल्दबाजी का काम शैतान का काम जो हमारे पास होता है। लेकिन चाइना वाले अगर ये करते हैं तो वो 20 दिन में भी वही काम करते हैं कि उनके काम ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन हम जब करते हैं तो हमारा फ्रेंडली कंट्री है थोड़ा सा, अगर हमें सीखना चाहे तो हम वहाँ से भी चीजें नहीं सीखते ना, बिल्कुल बाकी चीजें सीख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। खबर वजात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक बार फिर हंगामा खेज मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत के लिए अदालत जा रहे हैं, और सरप्लस बजट पेश होने के बावजूद बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं, और विफाक में हुकूमत की मुमकिना मुदाखलत की बाज़ गश भी है। तो दूसरी जानिब अलीमा खान की अगर बात करूं तो वो भी माइनस इमरान खान वाले बयानियों और पीटीआई की क़यादत की खामोशी ने पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। कुछ सवालात हैं जिनको आज हम जानते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं केपीके के मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा है मीना खान। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मीना साहब ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर अदालत जा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त उनको नहीं मिल रही? दूसरी जानिब आपने इजाज़त के अलावा बजट भी पास करवा लिया। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये पहली दफ़ा तो नहीं है, ये सिलसिला 9 मई से शुरू हो
चुका है। फिर उसके बाद आप देखिए 8 फरवरी को जो हुआ, जो हमारे निशान के साथ हुआ, फिर खान साहब को जेल के अंदर डाला गया, और आखिरी आप देखें कि जो 5 जून को, फिर 11 जून को, फिर कल 26 जून को जो है हमारी जो खान साहब की तारीख लिखने के लिए हम एक एहतजाज के तौर पे जा रहे हैं। तो ये एक तवील सिलसिला है जो कि जुल्म नाइंसाफियों का चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, हमारे क़यादत के साथ। तो बहैसियत चीफ मिनिस्टर और खान साहब का बहैसियत सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको पूरे खैबर पुख्तनख्वा से वोट मिला है, लोगों ने उनके ऊपर इत्मीनान किया है, उनके विजन को। तो ये ज़रूरी है कि उनका विजन, उनकी सोच इस बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाए। और जो हाई कोर्ट का एक डिसीजन मौजूद है कि मंगल को भी मुलाकात होनी है और जुमेरात को भी मुलाकात होनी है, तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी ये होता रहा है, लेकिन उसके बाद तो तकरीबन उम्मीद ही दम तोड़ गई है कि कुछ हो सकता है। तो पहले तो वो मुलाकात होनी चाहिए थी, अदरवाइज अगर नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, देखते हैं कि वहां से मिल जाए इजाजत, और उसके बाद जो है चेयरमैन इमरान खान साहब का विजन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन बात ये है कि अली अमीन गंडापुर ने तो कहा है कि ये एक साजिश है, और क्या आप ये बता सकते हैं कि किसकी तरफ से ये साजिश हो रही है? अगर मुलाकात की इजाजत ना मिली तो फिर पीटीआई का अगला स्टेप क्या होगा? ये सिस्टम की तरफ से साजिश है। अच्छा। और ये सिस्टम जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रहा है, और उसके प्यादे हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। आप देखें कि मुसलसल 3 मुलाकातें गवर्नर हाउस के अंदर अपोजिशन की हुई, जिसमें अपोजिशन लीडर और बाकी लोग उनके साथ मिले और उन्होंने अपने वकला जमा किए, और फिर आइन में से शिके निकाल के जो हैं आइन के आर्टिकल 234 और 235 का अगर हम पास ना करते तो ये अगले ही दिन सदर को जो है वो लिखते कि यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाए। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब को पाकिस्तानियों ने वोट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बचा ना सके, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो मैंडेट हम बचा गए। तो वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत किला है, जहाँ पे लोग टूट के इमरान खान के साथ प्यार करते हैं, उसको वोट देते हैं, उसके विजन के साथ खड़े हैं, तो ये किला भी जो है वहां से लिया जाए। ये देखे, उनको यहाँ से बड़ी तकलीफ है। ये वो सूबा है कि जहाँ से तहरीक इंसाफ के लिए मजबूत तहरीक उठती है, यहाँ से लोग निकलते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये यहाँ का जो सपोर्ट है ये भी खत्म किया जाए, और 9 मई के बाद जो हालात उन्होंने पैदा किए थे, जो जुल्म, जो ज्यादतियां हुई, जो नाइंसाफियां हुई, जो लोगों के ऊपर रेड्स हुई, तो वो सिलसिला जो कि बाकी जिलों सूबों में अब भी जारी है, वो यहाँ पे भी लागू किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो साजिश जो है वो ज़ाइल हो चुकी है, और अब हम चाहेंगे कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो। अगर मुलाकात नहीं होती, अब हमारा तो है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, ये हमारा जमहूरी आईनी हक है कि पार्टी का सरबराह जो है वो बजट के अंदर अपना इनसाइट दे। अगर नहीं है तो फिर आगे जो है पार्टी अफीज़ साहब, लेट्स टॉक अबाउट बजट नाउ ना। आपने बजट देखा होगा, बाकी सूबों का भी देखा होगा, लेकिन आपके सूबे ने सरप्लस बजट पेश किया है, बाकी सूबों में ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है, क्या अवामिल थे जिसकी वजह से आपने सरप्लस बजट पेश किया? ये हम देखिए, एक तो मैं तो टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी समझ है वो ये है कि लास्ट टाइम भी हमने सरप्लस बजट दिया है, और इस दफा भी हमने सरप्लस बजट दिया है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा तस्वर किया जाता है कि अगर आप सरप्लस बजट देते हैं, आपके रिसिप्ट ऊपर होते हैं, आपकी एक्सपेंडिचर नीचे होती हैं, और आप उसमें से अपना अचीव भी करते हैं। लाइक लास्ट टाइम हमने 100 बिलियन का सरप्लस बजट दिया था, और उसमें से जो है हमारी डेवलपमेंट फंड 120 बिलियन थी, लेकिन बाद में हमारी रिसिप्ट मजीद बढ़ी और हमने 33 बिलियन का मजीद जो है उसमें एडिशन किया, और 153 पे हम अपना केपी का एडीपी लेके गए। और उसके बावजूद जो है हमारा जो थ्रो फॉरवर्ड था लास्ट टाइम वो था कोई 13 इयर्स का, जो कि हम लेके आए हैं 5 इयर्स के ऊपर। 441 जो स्कीमें थी वो हम जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं लास्ट ईयर में। इस दफा हमने 419 रखी है कि वो मुकम्मल होगी। बिल्कुल तो आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे ये बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप कुछ इतलात की आ रही हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं कि वफाकी हुकूमत केपीके में आकर हुकूमत बनाना चाह रही है। कितनी इसमें सदाकत है और कितनी मुसद्दिका इतलात हैं इस हवाले से आपके पास? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साजिश रचाई गई थी। ये वफाक और
ये सारा सिस्टम और इसके इनके प्यादे, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारे जो हैं साथ मिलके ये साजिश रचा रहे थे कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म की जाए और इनको बंद गली में लेके जाए और वही दौर जो है फिर वापस लेके लाया जाए। तो ये साजिश जो है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसमें गवर्नर साहब और ऊपर जितने लोग हैं सारे इस चीज के अंदर थे और इसमें बाकायदा इनकी मीटिंग्स हुई है और सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई है। एक दो मीटिंग भी नहीं हुई, फिर बाकायदा तौर पे इनके जो वकला थे उनको बुलाया गया, उनके साथ कानूनी मुशावरत करके और सारा एक मुनज़्ज़म। और इसका आप एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जुमेरात के दिन अफरीद साहब, मुझे ये भी बताइएगा, मैं वापस बहस बजट की तरफ जाता हूँ। भी काफ़ी वक्त मौजूद था और आपने इस बजट को जल्दी में मंजूर करवाया। अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी आपसे नाराज़ हैं। क्या वजह थी कि कितना लाजमी था कि आपने इस बजट को इतना जल्दी अप्रूव करवा लिया? देखिए, बजट इजलास जो है वो 13 से स्टार्ट हुआ था और 22 को इतवार थी मीटिंग हुई, 23 को फिर इसके ऊपर बहस हुई, 11 बजे तक चला। उसमें कट मोशंस दी गई और कुछ वो भी हुआ। ये भी आप ठीक कह रहे हैं, अगर हम आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा बना कि वो स्पीकर साहब ने जो है वो कोई रूल है, उस रूल को इस्तेमाल करते हुए जो है कट मोशंस को लिया, एडवांस तमाम कट मोशंस को। तो ये है कि आगे भी ले जाया जा सकता था, लेकिन एक बात है कि जब भी इमरान खान इस पार्टी के लीडर हैं, तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान तहरीक इंसाफ है, जब भी उसके साथ मुलाकात हो, एक हफ्ता बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, और वो इस बजट के अंदर जो भी तजवीज करे, किसी जगह पे बजट जो है वो एलोकेशन ऊपर करना चाहे, नीचे करना चाहे, किसी चीज को ऐड करना चाहे, डिलीट करना चाहे, जो भी वो तजवीज करेंगे मन वैसे ही होगा। इमरान खान का हर हुक्म सरो आंखों पे सबके लिए, वो जो भी जैसे भी लेकिन सर अब सिर्फ आप नहीं, आपके अलावा मुझे आपके अलावा और भी बहुत से रहनुमा हैं जो ये बात करते हैं कि इमरान खान और इमरान खान के साथ पीटीआई, लेकिन अलीमा खान साहिबा का ये बयान है, वो कह रही हैं कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है और ये भी साथ कह रही हैं कि जब भी एहतजाज होता है तो पीटीआई की क़यादत सामने नहीं आती। तो फिर इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एहतजाज जो है जब भी खान साहब की तारीख लगती है तो उसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो है वो आते हैं और पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को कहती हैं कि आप आए। कल भी खान साहब की तारीख है, आप देखेंगे हाई कोर्ट के सामने तमाम पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, फॉर्म 45 के और जो इलेक्टेड है वो सारे आएंगे। इसके अलावा जो मंगल को अडियाला जेल में होती हैं, तो आपने अमूमी तौर पे देखा होगा कि हम वहाँ पे मौजूद होते हैं, मैं खुद होता हूँ, शाहिद होता है, शाहिद खट्टक, सुहेल होता है, बाकी लोग होते हैं, तो वो हम वहाँ पे भी मौजूद होते हैं, जाते हैं। बाकी जो ओवरऑल मज़ाहिमत की कॉल की बात है, तो मैं तो हमेशा से, मेरी राय है पार्टी के अंदर भी, फ्लोर ऑफ द हाउस भी और जल्द से जुलूसों में भी, मैं अपने क़यादत से हमेशा से और जितने भी नौजवान हैं वो मुतालबा करते हैं कि एनफ इज़ एनफ। 26 नवंबर के बाद कोई लाहेमल नहीं है और क़यादत जो है, जो हमारी पार्टी की क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत, मीना खान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे हम लेंगे एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम बात करेंगे एआई के हवाले से, मसनूई ज़हानत के हवाले से। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं है बल्कि आज की हकीकत भी बन चुकी है। और एआई सिर्फ कोर्स एल्गोरिदम्स तक महदूद नहीं है बल्कि एक तालीम, कारोबार, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स और रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे हम एआई टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मैं और गज़ल ये बात कर रहे थे कि एआई के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, अब इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं एज ए नेशन वो भी पूछेंगे। सो तमाम तरह सवालात के जवाब जानने के लिए आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं वो मेरे ख्याल है कि पीने के काबिल भी हैं, बड़ा तजुर्बा है इनका। बिल्कुल ऐसे ही है। और उमर हदीद साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया है इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आईटी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली एआई इज,
اس پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیں. جیسے آپ نے کہا اے آئی پہ بہت بات ہو چکی ہے, لیکن کوئکلی جسٹ لائک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے آئی چیز کیا ہے. اے آئی از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایز اٹ سیز, رائٹ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتا کیا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے کیپیبلٹی آف اے کمپیوٹر جو میمک کر سکے ہیومن انٹیلیجنس کو. اور ہیومن انٹیلیجنس کیا ہے؟ کوگنیٹو ابیلٹیز لائک ریزننگ, لرننگ فرام ڈیٹا اور اس کے اوپر ایکشن لینا, رائٹ. تو دس از واٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑے عرصے سے ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اے آئی کچھ ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ میسز کے لیے آیا. وہ ایک فارم آف اے آئی آیا جس نے دنیا کو ڈسرپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے اپلیکیشنس بہت کنزیومر ریلیٹڈ ہیں. بالکل. انٹرپرائز لیول پہ اے آئی بڑے عرصے سے چل رہا ہے, لیکن اب ہم جس اے آئی کے جس فیز پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ, میں, گھروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بزنس, اسٹارٹ اپس, نارمل کام کرنے والے لوگ جو کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, خواتین جو گھر میں ہیں, وہ بھی اس ایپلیکیشن کو یوز کر سکتی ہیں. ان کے لیے بھی زندگی آسان ہو گئی ہوئی ہے, وہ بھی چیزوں کو آٹومیٹ کر سکتی ہیں. سو دیٹس دا بیسک فنکشن آف اے آئی رائٹ ناؤ. اور جیسے جیسے ہم گرو کریں گے فردر, اے آئی بہتر ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی سے ڈرنا نہیں ہے, یا کسی اور ٹیکنالوجی سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا. ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو سیکھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں, یہ تمام ٹیکنالوجیز جو ہے نا ہماری آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. تو دس از واٹ اے آئی از ان اے ویری سمپل لینگویج. اٹس گونا کریٹ ایز, اٹس گونا کریٹ آٹومیشنز, اٹس گونا اسٹریم لائن یور پروسیسز. وہ کام جو منڈین ہیں, جو آپ نہیں کرنا چاہتے, وہ اے آئی کی مدد سے ڈیلیگیٹ کر کے آپ اپنے ان چیزوں پر فوکس کر سکتی ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ. صحیح, وہ کام آپ نے اے آئی کے ذمہ ڈال دیا. اچھا, جو ہم بات کر رہے تھے ابھی ارلیئر کے بلاک چین کے حوالے سے, اب اس کو اے آئی کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کریں گے؟ دیکھیں, دنیا کی 2 ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی اس ٹائم منظر عام پر آئی ہیں. جب ویب آیا, .com ببل, ویب سائٹ اور آن لائن اسٹارٹ ہوا, تو ویب ورژن تھا, ویب 1, جس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے انفارمیشن ڈالی آن لائن اور اس کے ساتھ آپ کچھ کر نہیں سکتے, صرف انفارمیشن ڈال رہے ہیں. دیٹ واز دا فرسٹ ورژن آف ویب, ٹھیک ہے, وچ کالڈ ویب 1. ویب 2 میں ہم ٹرانزیشن ہوئے جس کے اوپر آپ کچھ بھی انفارمیشن ڈالتے ہیں تو ناؤ یو کین انٹریکٹ ود اٹ. میں نے کچھ ڈالا, آپ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں, آپ نے لائک کیا, ڈس لائک کیا. اس کا سب ورژن آیا کہ اب ہم نہ صرف انفارمیشن, امیجز, پکچرز, ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں آن لائن, ہم کامرس ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز بھی کر رہے ہیں. آپ نے اپنا پرس اور موبائل بیچنا ہے, آپ آن لائن بیچ رہے ہیں. سو دیٹ واز ویب 2 اینڈ ویب 2.5. اس کا پھر لیٹسٹ ورژن آیا ویب 3. ویب 3 کے اندر پارٹ از لائک بلاک چین. بلاک چین میں یہ ہوتا ہے کہ 3 چیزیں تھیں جب ویب 1 ویب 2 تھا. اس میں 3 چیزیں تھیں. سیکیورٹی کا ایشو تھا, ٹرانسپیرنسی کا ایشو تھا, رائٹ, اور امیوٹیبلٹی کا ایشو تھا, اور سینٹرلائزیشن کا ایشو تھا. سیکیورٹی کا ایشو کیسے تھا کہ آپ نے کوئی چیز ڈالی ہے, کوئی بھی آ کے, جیسے فار ایگزامپل ویکیپیڈیا. ویکیپیڈیا ہم سمجھتے ہیں بہت ریلائبل سورس ہے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے. اٹس ناٹ سیکیور بیکاز یو کین گو, آئی کین گو اینڈ میک چینجز ٹو اینی پیجز, اینی انفارمیشن آن ویکیپیڈیا, اور لوگ اس کو اتھارٹی سمجھ کے وہی منوان تسلیم کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ ویری ٹرانسپیرنٹ. کس نے چینجز کیے, کس نے اپلوڈ کی وہ چیزیں, وہ آپ نہیں بتا سکتے تھے کب کی. تھرڈ سب سے امپورٹنٹ چیز, اب جو انفارمیشن یا جو دنیا میں کام ہو رہے تھے وہ سینٹرلائز تھے. بالکل, ایک اینٹی کے پاس ساری پاور ہے, وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا, ان کے پاس کنٹرول ہے. تو یہ تمام چیزیں ایڈریس کر رہا ہے بلاک چین. سو اگر آپ نے بلاک چین کو سمجھنا ہے, اٹس اے لیجر بیسڈ سسٹم. لیجر از لائک فار ایگزامپل ڈیجیٹل لیجر جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی انفارمیشن ڈالی آن لائن, آئٹمائز چیزیں ڈالیں. یہ وہ سسٹم ہے جس میں ٹرانسپیرنسی, سیکیورٹی اور امیوٹیبل انفارمیشن جو ڈی سینٹرلائز طریقے سے ہوگی. فار ایگزامپل سیکیور اس وجہ سے ہے کہ آپ نے کوئی ایک لائن لکھ دی ہے بلاک چین کے اندر, اب نہ وہ آپ خود چینج کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے. اچھا, اب جو بھی اس کے اندر چینجز ہوں گی وہ ایک نئے لیئر پہ لکھی جائیں گی, اور اس کا پتہ چلے گا کہ فرسٹ ورژن میں یہ تھا, سیکنڈ ورژن میں یہ ہے. یو کین, اینی بڈی کین گو اینڈ چیک دیٹ آؤٹ. سو سپر ٹرانسپیرنٹ, اس کو چینج نہیں کر سکتے تو سیکیور ہے. تھرڈ امیوٹیبل, جو جیسے میں نے کہا کہ وہ ایڈیٹیبل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی آپ رد و بدل نہیں کر سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اٹس ڈی سینٹرلائز. جب آپ نے کوئی انفارمیشن پیس ڈال دیا ہوا ہے
تو وہ کسی ایک اینٹی کے پاس نہیں ہے کہ جس کو وہ کنٹرول کر سکے. وہ نیٹ ورک آف کمپیوٹرز اینڈ نوڈس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کے اندر رد و بدل فار ایگزامپل کر بھی لیا, یور ورژن از گونا بی لائک یو نو جو ڈائسی ہو جائے گا, کیونکہ باقی جو کمپیوٹرز اور ڈیٹا سیٹ پڑے ہوئے ہیں ان میں وہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ جو آپ نے پہلی دفعہ ڈالی تھی. بالکل. سو اٹس ناٹ کنٹرولڈ اینڈ مینج بائی ون اینٹی. سو اتھارٹی چلی جاتی ہے, آپ کا اسٹیٹس کو نہیں بنتا, اور ڈسٹریبیوٹر لیجر ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ اینڈ سیکیور ہے. سو یہ ٹیکنالوجی بلاک چین ہے. اب دنیا ان دونوں ٹیکنالوجیز, دوسری ہم نے بات کی اے آئی کی. اب اے آئی میں کیا ہوتا ہے کہ اے آئی اور بلاک چین آپس میں مرج ہو رہے ہیں. یو ول سی دس ہیپننگ رائٹ ناؤ, اٹس ہیپننگ 2025 آنورڈ. اب یہ دو ٹیکنالوجیز آپس میں مرج ہو جائیں گی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ بلاک چین. کیسے؟ دنیا میں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی, جو فیاٹ سسٹم ہے, جو دنیا کا پرانا آرکیک سسٹم ہے بینکنگ کا اور پیسوں کا, دنیا اس سے شفٹ ہو رہی ہے کرپٹو کے اوپر, رائٹ, جس کے اندر بٹ کوائن ہے جو لیڈ کرتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سیکیورڈ ہے, بہت سارے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اے آئی کے ساتھ جوڑیں گے تو اٹانومس اے آئی ایجنٹس کریٹ ہوں گے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ جو کام اے آئی آپ کے لیے پرفارم کرے گا وہ اگر ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اٹس گونا بی سیکیور, اٹس گونا بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ اٹس گونا بی اٹانومس. تو دنیا اس کی طرف کنورج ہو رہی ہے. تو آپ کے ہیلتھ سسٹم, آپ کی سپلائی چین مینجمنٹ, آپ کا کوئی بھی ڈیٹا بیس انفارمیشن, وہ تمام چیزیں, فائنینشیل سسٹم آپ کا سلولی اینڈ گریجولی یہ دونوں ٹیکنالوجی کے ساتھ. آپ نے یہ ساری چیزیں تو بتائی کافی ایلیبوریٹ کر کے, لیکن تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کرپٹو کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, کرپٹو کو سمپل الفاظ میں ہم جیسے لوگ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ سب لوگوں کا یہی سوال ہے. یہ سیکھنا چاہتی ہیں بیسیکلی, کچھ سمجھا نہیں پڑا. اچھا دیکھیں, کرپٹو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے نا وہ اپنے سب سے آسان ورژن میں آتی ہے, ٹھیک ہے, انفینسی اسٹیٹ میں آتی ہے. جیسے میں نے آپ کو ویب کا بتایا, جب www.com والا جو ببل آیا وہ بڑے سمپل ورژن میں آیا نا, کہ صرف انفارمیشن ڈالے جا رہے ہیں, ہر بندہ انفارمیشن ڈال رہا ہے. پھر اس کے بعد کمپلیکیٹ ہونا شروع ہوا, اب انٹریکشن سٹارٹ. اسی طرح بلاک چین از ناٹ جسٹ کرپٹو, اٹس مور دین کرپٹو. کرپٹو از جسٹ ون پارٹ آف بلاک چین. کرپٹو از دی فائنینشیل سیگمنٹ, اس کو اس طرح کر سکتے ہیں, اٹس اے فائنینشیل پارٹ آف دا بلاک چین کی ٹیکنالوجی کے اندر. تو اس ایکو سسٹم اندر ہم جو ٹرانزیکشن کریں گے پیسوں وائز یا دنیا کی جو اکانومی چلے گی بلاک چین کے اندر, وہ کرپٹو کنٹرول کر رہا ہے. سو کرپٹو اپنے نام سے بڑا سمپل ہے, بلاک چین از کرپٹک, کوڈ لکھا ہوا ہے. اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز یہ آفس ہے, جس طرح اس کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ کرپٹو ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, نیوز ڈپارٹمنٹ بھی ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, پریس ڈپارٹمنٹ بھی ہے, سارے ڈپارٹمنٹ الگ ہیں اس میں بلاک چین میں. ایبسولوٹلی ایسا ہی ہوگا. اور آپ نے بات کی کہ کرپٹو کیسے سیکھنا ہے. دیکھیں, میں کبھی بھی کسی ایک کرنسی کو اور یہ نہیں کہتا کہ جا کے کرپٹو کے اندر ہماری ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اٹس آل اسٹاکس اینڈ منی انوالوڈ. سو آئی وڈ نیور سجیسٹ کہ گو اینڈ لائک اسٹارٹ انویسٹنگ. سمپل سی کہانی ہے, لیئر 1 ہے, لیئر 2 ہے, لیئر 3 ہے. لیئر 1 از ٹاپ آف دا پیرامڈ, جس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی بلاک چین کے اندر کام ہو رہا ہے, وچ از بٹ کوائن, ایتھیریم, سولانا, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ 3-4 بڑی ٹیکنالوجیز ہیں. اس کو یوز کرتے ہوئے, ان لیئرس کو یوز کرتے ہوئے دنیا میں ڈفرینٹ لوگ اپلیکیشنز کریٹ کر رہے ہیں جو لیول 2 پر آ جاتی ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ سستی پڑتی ہیں, فاسٹ ہوتی ہیں, کیونکہ آف کورس بلاک چین کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, تو اس طرح لوگ یوز کر رہے ہیں اسے. ٹھیک ہو گیا عمر بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج آپ نے بلاک چین کے حوالے سے بھی اور کرپٹو کے حوالے سے بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا. عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا ونس اگین بہت شکریہ. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب مسکراہٹ تو ہم صبح سے ہی رہے ہیں, لیکن مسکراہٹ کی بات مزید بھی کر لیتے ہیں.
मैं भी मुस्कुरा रही थी वैसे मौसम की वजह से ना। मुस्कुराहट शख्सियत का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, आपको पता है, और इस मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने में दांतों का किरदार सबसे अहम होता है, क्योंकि दांत आपके सीधे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, उनका एक बैलेंस होना चाहिए दांतों में। ना सिर्फ वो चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि एतमाद भी बढ़ाते हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिन लोगों के थोड़े से दांत खराब होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत शर्माते हैं बात करने में भी। तो ब्रेसेस इसमें कितना अहम किरदार अदा करती हैं, उनकी तनसीब किस तरह से होती है, उन्हें लगवाने से पहले और बाद में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये जानेंगे कि दांतों की हिफाजत कैसे की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे है, कैसे दिलकश लग सकते हैं, सेहतमंद लग सकते हैं, इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अगर ब्रेसेस की बात करें, जिस तरह गज़ल ने बात की है, इनकी अक़साम के हवाले से भी हमें बताइएगा। और ये जिस तरह की हमारे कल्चर में है कि अगर आपके दांत कुछ ऊपर नीचे है, आप ब्रेसेस की तरफ जाते हैं, तो क्या रिजल्ट्स इनके प्रोड्यूस होते हैं? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने दोबारा बुलाया। अच्छा, रिगार्डिंग ब्रेसेस जो आपका क्वेश्चन है, एक तो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं जो आपने देखी होंगी, सब बच्चों ने भी आजकल नहीं काफ़ी अरसे से जो चल रही हैं, मेटल के छोटे छोटे ब्रैकेट्स होती हैं जो दांतों के ऊपर लगी हुई होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ब्रेसेस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेटालिक ब्रेसेस हैं। अब क्योंकि विद एडवांसेस जो AI की इन्वॉल्वमेंट भी है एंड अदरवाइज जो टेक्नोलॉजी एडवांसेस हैं, उसके साथ ब्रेसेस ने बहुत अपनी मॉडिफाई कर लिए हैं फॉर्म्स। एक हमारे पास फिर आ जाते हैं अलाइनर्स, क्लियर अलाइनर्स। वो यूजुअली क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ट्रेस की फॉर्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप खुद उनको उतारते हैं और खुद लगा लेते हैं। और वो विद आपको एक सेट ऑफ ट्रेस दे दिया जाता है, वो कुछ, और आपको साथ प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती है कि ये आपने इतने दिन के लिए पहनना है, फिर उसके बाद इस पे स्विच कर जाना है, उसके बाद फिर इस पे स्विच कर जाना है, और फिर इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद एक हमारी इनविजिबल ब्रेसेस में ही एक और कैटेगरी है सिरेमिक ब्रैकेट्स की। वो दांत के ऊपर ही लगती हैं उसी तरह मेटल वालों की तरह, लेकिन उसमें होता यह है कि वो नज़र नहीं आती, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ज़रा ज़्यादा कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं, इनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर रिमूवेबल अप्लाइंसेस हम लगाते हैं, उनका डिफरेंट पर्पस होता है अदर देन द अलाइनमेंट। ये ज़्यादातर अलाइनमेंट और वो जो दांतों की फॉर्म और उनको चीज़ों को ठीक करने के लिए होता है, और काम सबका प्रॉपर एक ही होता है। हाँ, अब जो रिमूवेबल ब्रेसेस है ना, इनका काम डिफरेंट है थोड़ा सा। ये यूजुअली हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन फेजेस में लगाते हैं, ऊपर के जॉ को या नीचे की जॉ को ग्रोथ इनकी कम रह रही है तो मॉडिफाई करने के लिए। तो ये हम ज़्यादा छोटे बच्चों में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो एडोलेसेंट एज जो आती है ना, 12, 13, 14 साल, इसमें हम फिक्स ब्रेसेस यूजुअली कर रहे होते हैं। फिर एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स होती है, उसमें भी हम फिक्स ब्रेसेस, जो मैंने पहले आपको 3 टाइप्स बताई हैं, उनके साथ कर रहे होते हैं, फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फेस में कोई चेंज, मतलब ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हैं, कोई एडल्ट पेशेंट्स हैं, तो उनमें फिर हम सर्जिकल एडजंक्ट्स भी यूज़ करते हैं, सर्जरी के साथ जॉज को मूव करते हैं, फिर ब्रेसेस के साथ दांतों को उनके ऊपर अलाइन करते हैं। तो ये मोटे तौर पे ये जो है, ये इन डिटेल बता के कहती है ये मोटा मोटा है। हाँ इतने सारे आपने काइंड्स बता दिए। अच्छा, ये बताएं कि हमने देखा है कि कॉमन इश्यूज भी होते हैं, जैसे फूड का स्टक हो जाना ना ब्रेसेस में, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह का फूड अवॉइड करना चाहिए लोगों को? अच्छा, फूड जो है ना, एक तो आपका जो नॉर्मल, पहले वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ, जो आपका नॉर्मल लिप्स की और टंग की मूवमेंट्स है ना, ये एक सेल्फ क्लींजिंग एक्शन हर वक्त प्रोड्यूस करती रहती है। अच्छा। तो इसलिए जब आप नॉर्मली दांत देखें तो हर वक्त गंदे नहीं नजर आते आपको। वो हर स्वॉलो के साथ, हर एक के साथ ना एक फ्लश होता है सलाइवा, और वो दांतों को आपके क्लीन कर देता है सरफेसेस को। अब जब हम ब्रेसेस लगा देते हैं ना, तो ये एक्शन खत्म हो जाता है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है ना वो खत्म हो जाती है। अब खाना बीच में फंसा ही रहेगा, ठीक है, उसको फिर आपने एक्टिवली निकालना है। उसके लिए फिर हम जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि आपने ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील, जब भी आपने कुछ खाना है, तो कोई खास ब्रश भी होता है? हाँ, ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस भी होते हैं, 2 किस्म के होते हैं, इंटरडेंटल ब्रश एंड ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस। लेकिन अगर वो आप नहीं भी यूज कर रहे, आप नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रश भी यूज कर रहे हैं, तो बस अगर आप हर खाने के बाद कर लेते हैं, तो वो जो मतलब फंसा हुआ खाना है वो आपने निकाल दिया है, फेयर एनफ, वो काफी होता है उसका के लिए। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना, दूसरा आपने एक तो ब्रशिंग का पूछा, खाना फंसने का पूछा, इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम ये नहीं कर रहे ना, तो जहाँ पे खाना फंसा रहेगा ना, वहाँ दांतों के अंदर ना छोटी छोटी कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगी। वो उस टाइम तो आपको नहीं नजर आएंगी, जब आप ब्रेसेस उतारते हैं ना, तो फिर पता लगेगा हर दांत में ना कैविटीज काले हो गए हैं, ब्राउन हो गए, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा सफाई पे ना, ब्रेसेस लगने के बाद ज्यादा आपको कहते हैं कि
آپ نے بہت احتیاط کرنی تو جو نارمل برشز ہے اس سے وہ صفائی ہو جاتی ممکن ہوتی ہے؟ ہاں، جو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ برشنگ کا ٹائم انکریز کرنا ہے. جو نارملی ہم کہتے ہیں 2 منٹس کے لیے برش کرنا ہے وہ اس کے ساتھ ہم 5 to 7 منٹس پہ لے جائیں. اچھا. ٹھیک ٹھیک ہو ہے. گیا. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 20 اسٹروکس پر ٹوتھ پر سائڈ, مطلب ہر ٹوتھ کی جتنی سائڈز ہیں ان پہ 20 ٹائمز آپ نے اس کو اسٹروک کرنا ہے برش کو, تاکہ وہ کلین افیکٹولی ہو ثنا یہ بتائیے گا کہ بریسز کے دوران آپ نے, کیونکہ ابھی آپ بھی یہی بات کر رہی ہیں, دانتوں کو صاف بھی رکھنا ہے, ان کی ہائیجین کا خیال بھی رکھنا ہے, اس کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ کو برتنی پڑتی؟ ہاں, کھانے میں سب سے پہلے ہم کچھ چیزوں پہ ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں بچے جو جنک بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا ہائی کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ہوتا ہے. جتنا کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ زیادہ ہے, بیکٹیریل فوڈ وہ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب کھانا اگر 5-10 منٹ کے لیے بھی پھنسا رہے گا نا, تو اس کے اندر بیکٹیریا کالونائز کریں گے اور وہ اس کو کھانا شروع کر دیں گے. جیسے ہی وہ اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں تو ایز اے بائی پروڈکٹ دے پروڈیوس این ایسڈ. وہ جو ایسڈ ہے وہ جو ہم نے بریکٹ کے نیچے گلو لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو ڈیزالو کر دیتا ہے, تو بریکٹس دانتوں سے اتر آتی ہیں. تو وہ جب دانتوں سے اتر آئیں گی پھر ہمیں بار بار دوبارہ لگانی پڑیں گی. ٹریٹمنٹ ڈیلے ہوتا ہے, ہر دفعہ اس کو لگانے کے لیے ہم پارٹ آف ٹوتھ اسٹرکچر گرائنڈ کرتے ہیں, اس کو وہ ڈیمیج ہوتا ہے, اور اس طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ بھی لمبا ہوتا ہے, ڈیمیج بھی زیادہ ہوتا ہے, اور دانت بھی خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ثنا, آپ یہ بتا رہی تھی سب سے پہلے ہم جب کائنٹس بتا رہی تھی تو اس میں کوسٹ کی بات بھی کر رہی تھی نا, تو پھر اگر جو لوگ خرچ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے مہنگے ہم نہیں لگوا سکتے, پھر ان کا کوئی الٹرنیٹ وے ہے؟ اچھا, ایک تو نا کیونکہ باقی ٹریٹمنٹس ہیں نا 1 یا 2 وزٹ میں ختم ہو جاتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے اچھا ہم نے ایک وزٹ کے یا ایک پروسیجر کے نا ہم دس فکسڈ اماؤنٹ دے دیے. اب اگر ہم اس ٹریٹمنٹ کو دیکھیں گے جاتا ہے کم سے کم 1.5 سال سے 2 سال. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا نارمل ایوریج کیس کا رینج ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہر مہینے ہم ایک اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, تو 12 اینڈ اگر 1.5 سال لگا رہے ہیں تو اراؤنڈ 18 to 20 اپوائنٹمنٹس. اب 18 to 20 اپوائنٹمنٹس پہ ہی آپ صرف وہ فلنگ کی یا روٹ کینال کی کاسٹ لگائیں اور اس کو اس کے اوپر اس اسپین کے اوپر لائیں, تو وہ ابھی بھی جو ہماری کاسٹ ہے نا دیٹ از کوائٹ لو, جو کہ ایکچولی ہوتی ہے. لائک مطلب ایون گلف کنٹریز میں اٹ از اراؤنڈ 6,000 درہمز, اینڈ اس طریقے سے وین یو کنورٹ اٹ ٹو ہیئر تو وہ تو بہت زیادہ بنتی ہے. آن کنٹری یہاں پہ جو ایوریج ڈینٹسٹ ہیں وہ 180,000 سے 200,000 میں کر دیتے ہیں ایک کیس کو. تو اس مقابلے میں آپ دیکھیں اور دین اس کو 1.5 ایئر پہ کٹ ڈاؤن کریں تو یہ یہی بنتی ہے 10 to 12 to 15,000 پر اپوائنٹمنٹ. لاسٹلی مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جب وہ بریسز لگاتے ہیں وہ نظر اچھے نہیں آتے, تو کچھ ایسے بریسز بھی آ گئے کہ جو ویزیبل نہیں ہوتے یا پھر ان کی ویزیبلٹی کم ہوتی ہے. اچھا, یہ پرابلم ایکچولی ایڈلٹ ٹریٹمنٹس میں ہوتا ہے کہ ہم نظر نہ آئے, ہمیں کچھ لگا ہوا ہے. تو جو آپشنز میں نے شروع میں 2 آپ کو بتائی تھی, الائنرز جو ٹریز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ٹریز ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ نے پہنی ہوئی ہیں تو بہت قریب ڈسٹینس سے کوئی دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی, مطلب جتنا آپ اور میں بیٹھے ہیں تو شاید نہیں پتہ لگے گا کہ اس سے بھی قریب ہونا. ہاں, اور جو سیرامک بریکٹس ہیں وہ بھی ٹوتھ کلرڈ مٹیریل کی ہیں. وہ بھی اتنے ہی ڈسٹینس سے کوئی دیکھے گا آپ کو تو اس کو نظر آئے گا کہ کچھ دانتوں پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر تھوڑے ڈسٹینس سے آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, یا لائک ٹی وی پہ ہے یا کوئی اس طرح کا ہے, تو اس پہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ لگی نہیں. ہو گیا. ثنا, تھینک یو سو مچ ہو جانی گا, آپ آئی اور آپ نے ان ڈیٹیل ہمیں بتایا بریسز کے حوالے سے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی ایک باہمت نوجوان کھلاڑی جنہوں نے ٹیبل ٹینس کی دنیا میں اپنا نام بنایا, اپنا مقام بنایا اور ملک کا نام روشن کیا, اور گلوبل 10 پیس سمٹ جیسے عالمی پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی بھی کی. مشکلات, رکاوٹیں اور معاشرتی دباؤ کے باوجود نہ صرف آگے بڑھی بلکہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنی ہے. آج ہم ان کی کامیابیوں, تجربات اور مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. جی ہاں, اور یہی سب باتیں جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر چکی ہیں الشبہ حمیم, ٹیبل ٹینس پلیئر ہیں. تھینک یو سو مچ الشبہ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ٹرافی جو آپ نے جیتی ہے اس وقت, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کس طرح سے, کیا سفر تھا آپ کا, کیسے جیتی, کیسی فیلنگس تھی؟ السلام علیکم. اسٹارٹنگ میری مفلہ, میرا نام الشبہ ہے. میرا جو ہے خیبر پختونخوا کے میں پشاور سے تعلق ہے, اینڈ میں ٹیبل ٹینس کی نیشنل پلیئر ہوں
सेकेंडली नॉट एक्चुअली दिस वन प्रॉपर, लेकिन हमारे बहुत सारे नेशनल इवेंट्स हुए हैं, जूनियर नेशनल सीनियर नेशनल केपी के अंदर ही चैंपियनशिप्स हुई हैं, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो है बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआओं से मैंने जो है ना उसमें गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल। इट्स वेरी ग्रेट अलिशबा। इस कामयाबी में आपको किसका साथ हासिल था? आपके दोस्तों, खानदान, या फिर किस किस ने आपको सपोर्ट किया? और स्पेशली मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन मेरा हर एथलीट से होता है अगर वो क्रिकेट नहीं खेलता, कि क्या आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया या नहीं? जो इंसान के जो स्पेशली फीमेल्स को मैं पहले आगे रखूंगी इस फील्ड में, जो फीमेल्स होती हैं उनके जो फर्स्ट सपोर्टर होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं। इफ दे आर सपोर्टिंग यू देन यू कैन डू एवरीथिंग, लेकिन अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करें देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू कम ऑन, मूव ऑन एक्सेट्रा। लेकिन फर्स्टली हमारे स्टिल बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स है जो कि पेंडिंग है हमारी गवर्नमेंट से, बट हर बार हमें ये सुनने को मिलता है कि फंड्स नहीं है। इस बार ये नहीं है, इस बार फंड्स नहीं है, लेकिन चले इंशाल्लाह आगे होपफुल फॉर द फ्यूचर, इंशाल्लाह अल्लाह करे, क्योंकि अभी हमारे पास जो फॉरेन टूर्स थे मेरे, वो इसी वजह से डिले हो रहे हैं, ये फंड्स का इशू आ रहा है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो जो है केपी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मतलब वो उस लेवल पे नहीं जिस लेवल का करना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा प्लेयर है तो आपको चाहिए कि आप उसको प्रमोट करो, सही, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स जो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। और इसके अलावा मैं यही बोल रही कि इंसान जो फर्स्ट सपोर्ट करता है वो उसकी फैमिली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा मेरी अम्मा दे आर माय बैकबोन, उन्होंने मुझे मेरी लाइफ के हर सेकंड में सपोर्ट किया। लाइक गेम में कभी कोई इशू होता है, रबर्स नहीं होती, बॉल्स नहीं होती, इक्विपमेंट्स हो गए, ग्रिपर्स हो गए, दैट आर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो सही है। तो बस उधर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और हमारी गवर्नमेंट ने भी, केपी गवर्नमेंट को मैं करूँगी आगे कि उस टाइम बिल्कुल अलिशबा, आप ठीक कह रही हैं कि जाहिर है जो प्लेयर होना चाहिए उसकी नीड्स के मुताबिक उसकी फैसिलिटेशन भी होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि अब नेक्स्ट कौन से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप शिरकत करने का इरादा रखती हैं? करंटली मैं पाकिस्तान बॉर्डर प्लेयर हूँ, एंड अभी हमारी आगे आ रही है जूनियर नेशनल अंडर 19, ये हो रही है इस्लामाबाद में, वॉकएंड में हो रही है। तो इंशाल्लाह होपफुल फॉर द बेस्ट, और विश मी बेस्ट ऑफ लक कि मैं मेडल सिक्योर करूँ अपने पाकिस्तान बॉर्डर के लिए। और एक लाइक आई जस्ट वांटेड टू नेल इट, एंड अल्लाह करे मैं उसमें गोल्ड मेडल अचीव करूँ, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे। एंड फिलहाल तो ये जूनियर नेशनल आ रहा है, इसके बाद इंटर यूनिट आ रहा है, सीनियर नेशनल आ रहे हैं आगे, तो मतलब इवेंट्स आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं, और ये इवेंट्स ऐसे होने चाहिए, क्योंकि प्लेयर है ना वो सिर्फ ट्रेनिंग से आगे नहीं जाता जब तक उसको मैच एक्सपीरियंस ना हो, सही है। अब हम लोग जो है वो फॉरेनर से इसीलिए ही हार है, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है। हम इसीलिए जब पाकिस्तान टीम बाहर जाती है तो वो हार जाती है। उसी में वजह ये है कि उनका आपस में तो वो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, जीतते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता, उनके लिए वो फिर बहुत एक मुश्किल होता है। लेकिन अभी लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है हमारी। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपने बहुत सारे खेलने, मुझे अलिशबा ये बताइएगा, यू आर फ्रॉम केपीके, और वहाँ पे खवातीन खिलाड़ियों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन आपने इन चैलेंजेस को कैसे अबूर किया? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें केपीके से देखती होंगी, बहुत सारी हमारी बहादुर खवातीन या फिर कौम की रोशन मुस्तकबिल हमें वहाँ से देख रहे होंगे। सो आप उनको क्या बताएंगी कि किस तरह से आपने इस चैलेंज को फेस किया? असल में स्टार्ट में फैमिली, लाइक मेरी फैमिली दैट यूज्ड टू और टोल्ड माय अब्बा के लड़कियों को तुम गेम नहीं वो कर इंडल्ज कर, एंड डोंट डू दैट एंड दिस एंड दैट। लेकिन मेरे अब्बा अम्मा ने वो सारी बातें साइड वाइज की, उन्होंने सारा फोकस अपनी बच्चियों पे रखा, सही है, हम पे रखा। हमने सिर्फ, मैं नहीं, मेरी दो छोटी बहनें हुरिया हमीम और रदीना हमीम, एंड दे बोथ आर नेशनल प्लेयर्स। मेरी छोटी बहन का भी टूर है इंडिया का, अल्लाह करे अब इस बार फंड्स हो गवर्नमेंट के पास। एंड इसके अलावा यही बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जो इस्लामाबाद पंजाब साइड के एरिया से यहाँ पे मतलब ठीक है, लिबर्टी है, बहुत फ्रीडम है, सही फीमेल्स को, लेकिन हमारी जगह पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है। नॉट स्ट्रिक्टनेस मतलब किसी नेगेटिव सेंस में नहीं है, लेकिन फीमेल्स को जो है ना जरा सा उसमें रखा जाता है कि मतलब फीमेल्स से आप अपने घरों तक रहेंगे वो, लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इस चीज को फील करें कि वो अपनी बच्चियों का अगर उनमें टैलेंट है तो उनको छोड़ के वो आगे जाए, अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर। बिल्कुल अलिशबा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि हम बात करते हैं अपने इंट्रो में ग्लोबल 10 पेस समिट के हवाले से, तो वहाँ पर आपका शिरकत करने का तजुर्बा कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था, और आपको क्या कुछ वहाँ से सीखने को मिला? ग्लोबल टीम पीस जो है वो मैंने और एक और हमारी पाकिस्तान से है मिस वाहिना, हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। एंड
ہم لوگوں نے ابصار ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا تھا. آئی ووڈ لو ٹو تھینک دیٹ فاؤنڈیشن, ابصار ویلفیئر فاؤنڈیشن, جنہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ اپرچونیٹی دی تھی. اینڈ اس میں مطلب کہ سارے فارنرس تھے, ٹھیک ہو گئے, ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوئی, ہر قسم کی اسپیچ پریزنٹ کی, ہم نے اس میں جو ہے مطلب اپنے پوائنٹ آف ویوز پریزنٹ کیا. بالکل ایسے انشبہ. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بطور بات کی جائے گلوبل ٹین پیس کے ایمبیسڈر کے, آپ کھیل کے ذریعے امن کو فروغ دے رہی ہیں اس ٹین ایج میں بھی, آپ اس کے حوالے سے مزید کیا اقدامات کر رہی ہیں یا پھر کرنا چاہتی ہیں؟ اصل میں اسپورٹس کے ذریعے ہم لوگ پیس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جو ہمارے اتنے ایشوز چل رہے تھے ریسنٹلی انڈیا اینڈ پاکستان کے, پتہ نہیں پاکستانیز کو جو ہے وہاں پہ ویزا نہیں دے رہے تھے. آئی تھنک انڈیا میں کوئی, یس انڈیا میں جونیئر نیشنل ایونٹ تھا, پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا تھا کیونکہ ان کی آپس میں کلاسز چل رہے تھے ان دنوں. اسی بیسس پہ جو ہے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کے پرائم منسٹر وہ ملے, صحیح ہے, اینڈ اس اسپورٹس کی ہی وجہ سے پھر ان کی کلیش ختم ہوا, پاکستانی وہاں گئے, ایونٹ کھلا. لائک اسپورٹس کین بی یوزڈ ایز اے ٹول for changing the social, political and economic fabric. یہ بہت آپ نے بات کی ہے. اچھا مجھے لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا الشبہ کہ اب آپ نوجوان لڑکیوں اور کھلاڑیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, خاص طور پر جو کے پی کے سے جن کا تعلق ہے, وہاں کی بچیاں جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, ان کے لیے؟ I wanted them کہ وہ آئیں, اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کریں, اینڈ اگر ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی تو اپنی آواز کو اٹھائیں, نہ کہ وہ اپنی آواز کو مارجنائزڈ کر دیں. انشیور دیٹ, یہ میڈیا کا کام ہے نا کہ وہ انشیور کرے کہ ان کمیونٹیز کی آواز سنی جا رہی ہے, صحیح ہو گیا. آئی ووڈ لائک دیٹ گرلس کہ وہ آئیں, اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کریں, ہارڈ ورک کریں اور دعا کریں, کیونکہ دعا اور دعا دونوں چاہیے. بالکل. اینڈ لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ تھینک یو الشبہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. کیپ گروئنگ, کیپ شائننگ, اور روشن مستقبل ہیں. اے بی این نیوز سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.